हेलो दोस्तों। अब इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में जो कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मेरे पर्सनल नोट्स को देख रहे थे, तो उसमें जो है अब हम यहाँ से शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो कि मोस्टली पंचायतों से संबंधित है। तो यहाँ पे सल्तनत काल को देखेंगे। सभी को पता है सल्तनत काल माना जाता है 1206 से 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आए थे या बाबर नहीं आया था। ठीक है, तो सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का प्रशासन, तो सबसे पहले इसमें भी यही है कि केंद्र में राजा मिलेगा जो कि सुल्तान कहलाता है। राजा होगा, सुल्तान की मंत्रिपरिषद होगी और उसके बाद प्रांत होगा। अब प्रांत बहुत सारे थे। प्रांत को कई नामों से जाना जाता था। जैसे सल्तनत काल में सूबेदार सूबा होता था। सूबा के लिए सूबेदार होता था। मुक्ता बली नाजिम, यानी प्रांत का नाम है इक्ता और विलायत, यानी प्रांत को दो नामों से जाना जाता था। पहला है इक्ता, दूसरा विलायत। राजा द्वारा सूबेदार नियुक्त, राजा द्वारा ही सूबेदार को नियुक्त किया जाता था। अब प्रांत को ही इक्ता कह रहे हैं, विलायत कह रहे थे, यानी कि ऊपर हो गया सल्तनत जिसका कोई सुल्तान है और उसके नीचे उसका प्रांत है, तो उसका प्रांत को इक्ता कहते हैं। इक्ता के लिए, इक्ता में प्रमुख था सूबेदार, या इक्ता के लिए मुक्ता प्रमुख था, या बली कह लो या नाजिम कह लो, ये क्या था, इसका प्रमुख था। अब नीचे चलते हैं। प्रांत के नीचे हमें मिलेगा सिख। सिख के लिए सिकदार होता था। सिख एक तरह का जिला है। और सिख के नीचे परगना। परगना के लिए जो हमारा प्रमुख अधिकारी था मुशरिफ और आमिल। और परगना के नीचे हमें मिलेगा ग्राम। ग्राम के लिए हमारा जो अधिकारी प्रमुख था वो था चौधरी खुत या मुकद्दम। ठीक है, ग्राम के भी अलग अलग तरीके के विभाजन थे। जैसे ग्राम में सादिया यानी 100 गाँव, चारसी यानी 84 गाँव। ठीक है, अब थोड़ी बातें हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, कुल 20 प्रांत थे दक्षिण छोड़कर। बदनी कहता है कि सल्तनत काल में 20 प्रांत थे दक्षिण को छोड़कर। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में 5 प्रांत थे और कुल 24 प्रांत थे। यानी कि इब्न बतूता कहता है 23 प्रांत थे, सियाबुद्दीन उमर कहते हैं 24 प्रांत थे। ये एमबीटी की बात है। तो एमबीटी में दक्षिण में 5 प्रांत थे, बाकी उसके पास कुल 24 प्रांत थे। बलबन के द्वारा सिख अथवा जिला 13th सेंचुरी में स्थापित किया गया था, जो कि डेट लिखा है 1279 ईस्वी में। इतिहास, अफीफ कहते हैं दोआब क्षेत्र में 55 परगना था। परगना देखो ये रहा, जिला के नीचे परगना, 55 परगना था। आगे चलते हैं। अब इसमें हमको देखने को मिलेगा विजयनगर साम्राज्य। सल्तनत काल से अब हम आ गए दक्षिण में। सल्तनत काल को ऊपर देखा, उत्तर भारत में देखा, अब दक्षिण भारत में आ जाते हैं। विजयनगर प्रशासन। विजयनगर प्रशासन में सारी सी बात है। विजयनगर साम्राज्य है, साम्राज्य में राजा है, राजा के नीचे प्रांत है, प्रांत को कई नामों से जाना जाता है। राज्य कह लो, मंडल कह लो या चावड़ी कह लो। इस प्रांत के नीचे समान स्तर पर, यानी कि एक ही लाइन में हमको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। गांव भी देखने को मिल जाता है, ग्राम, फिर स्थल, नाडु और वलनाडु। हम इसको इस तरीके से विभाजन करते हैं। जैसे नाडु वलनाडु देख रहे हो, दक्षिण भारत में ये जो है ज़्यादातर नामावली चलती है। तो हम कह सकते हैं प्रांत के नीचे कई जिलों का समूह वलनाडु, फिर उसके बाद जिला नाडु, फिर उसके नीचे उपजिला यानी स्थल, और उसके बाद गाँव यानी ग्राम। ठीक है, प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता था मंडलेश्वर कहते थे, मंडलेश्वर या दंडनायक कहते थे, इसको याद रखेंगे। प्रांतीय प्रशासन में देखेंगे कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी 200। ये कौन कहता है, ये डोमिंगो पायस कहता है। और कृष्ण शास्त्री जो भारतीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 6 प्रांत हैं। डोमिंगो पायस जो कि कृष्णदेव राय के समय दक्षिण भारत में यात्रा पे आया था, वो कहता है प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी 200 प्रांत। ये देख रहे हो, प्रांत, राज्य, मंडल या चावड़ी, 200 प्रांत। 200 प्रांत में बहुत सारे प्रांत, यानी ये थोड़ा कहने में
गलती कर रहा है क्योंकि डोमिंगो पायस था तो एक विदेशी, तो कहने में ये गलती कर रहा है। उसने 200 गिन लिया, हो सकता है इन सबको भी उसने क्या किया हो, प्रांतीय बता दिया हो, क्योंकि इसके साइमल्टेनियसली ये भी थे, ज़्यादा कुछ अंतर था नहीं। ये कहते हैं 6, हाँ 6 मान सकते हैं। 6 के नीचे उसके बाद ये ग्राम हो गया, सॉरी वलनाडु हो गया, वलनाडु के नीचे नाडु हो गया, नाडु के नीचे फिर स्थल हो गया, स्थल नीचे फिर गांव हो गया, ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन कहाँ से मिलेगा, तो 1526 से ही मिलेगा, जब बाबर भारत में आता है। सबसे पहली बात कि मुगल प्रशासन पूरा पूरा सैन्य था, कि सैन्य के दम पर ही चलते थे ये, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मुगल प्रशासन में केंद्र है, तो केंद्र में जो प्रमुख है वो राजा नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, मुगल बादशाह की कोई भागीदारी नहीं थी। मुगल प्रशासन में मुगल बादशाह की कोई भागीदारी नहीं थी, ये साफ बात है। क्यों नहीं थी, क्योंकि राजा इन सबको नहीं देखते हुए सैन्य में विलीन रहता था। सैन्य कार्रवाइयाँ करना, अपने जो है युद्धों को लड़ना, इन्हीं सब में वो व्यस्त रहता था, तो प्रशासन में इसका कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ पे केंद्र में मुगल प्रशासन के अंतर्गत केंद्र में जो होता था वो सेनापति होता था, या उसको न्यायाधीश कह लो। अब केंद्र उप मुगल प्रशासन में टॉप पर केंद्र है, उच्च स्तर पर केंद्र मिलेगा, फिर उसके नीचे सूबा या प्रांत। इस सूबा प्रांत को सूबेदार संभालता था। अकबर द्वारा संपूर्ण प्रांत को 12 सूबों में बांटा गया था, बाद में 3 जोड़कर 15 सूबा बना दिया। यानी कि अकबर के समय 15 सूबा था, जहांगीर के समय 17, शाहजहाँ के समय 22, यानी बढ़ते जा रहा था। लेकिन औरंगजेब एक सूबा खो देता है, उसके पास 21, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, अकबर के पास 15, जहांगीर के पास 17, शाहजहाँ के बाद 22, और औरंगजेब एक खो देता है तो 21। अब हमें इसका जो स्तर है ये देखते हैं। केंद्र के नीचे हमें मिलेगा, यानी मुगल प्रशासन के अंतर्गत हमें नीचे मिलता है, ऊपर मिलता है सबसे पहले केंद्र, केंद्र के नीचे सूबा, सूबा के नीचे सरकार, सरकार अर्थात जिला, उसके बाद परगना, उसके बाद गांव। गांव सबसे छोटी इकाई है। परगना जो गांव से एक स्तर ऊपर की इकाई थी, उसमें जो हेड होता था उसको कहते थे, जैसे परगना पे अकबर ने आमिल बैठाया था, शाहजहाँ ने अमीन बैठाया था, और फिर अकबर ही करोड़ी बैठाया था, करोड़ी मल, ऐसे करके, ठीक है। अब नीचे आते हैं, प्रांतीय प्रशासन। प्रांत को सूबा कहा जाता था, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख अधिकारी कौन था, सूबा। उसके अंदर का सूबेदार तो था ही। सूबा प्रांतीय प्रशासन में सूबा के लिए सूबेदार दीवान हुआ करता था, जो कि राजस्व विभाग था। मीर था, मीर हुआ या बख्शी हुआ, ये दोनों को दोनों संभालते थे सैन्य कार्य। वाक्यनवीस गुप्तचर विभाग में था, जो कि अधिकारी था। कोतवाल नगर पुलिस हुआ करता था। सद्र जो है इलाके की छानबीन किया करता था। आगे देखते हैं परगना। अब नीचे नीचे स्तर है पूरा, ऊपर मिला केंद्र, केंद्र के नीचे मिला सूबा, सूबा के नीचे परगना, परगना कह रहा हूँ, सरकार, सरकार के नीचे परगना है। प्रांत, प्रांत के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना। परगना में प्रमुख अधिकारी 2 दिखाई दिए हैं, अमीन और करोड़ी और सिकदार। उसके बाद खजांची जो पैसे से लेन देन करता था वो पोतदार कहलाता था। अब भूमि का लेखा जोखा रखने वाला कानूनगो, जो कि पटवारियों का प्रमुख था। कानूनगो आज भी पटवारियों का प्रमुख है, उसे जान सकते हैं। और गांव के प्रशासन को देखेंगे तो गांव के प्रशासन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी इस्तेमाल होती हैं खसरा खतौनी में। मौजा, मावदा, डी, मावास। किलेबंद गांव को मावास कहते थे, जो चारों तरफ से किलेबंद था। पुराने गांव को असली, नए गांव को दाखिली। अभी जो प्रमुख था दिखा है, मुगल काल के समय गांव का प्रधान को मुकद्दम या पटेल कहते थे, ठीक है। पटवारी राजस्व विभाग का निम्न अधिकारी था, जो कि आज भी है। अकबर द्वारा 1% कमीशन दिया जाता था, तो ये याद रखिएगा, किसके द्वारा पटवारियों को 1% कमीशन दिया जाता था, तो वो है अकबर। मौदा को छोटे छोटे गांव या नगला या नागला ये भी कह सकते हैं। अब हम आ गए हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में
मध्यकाल हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए आधुनिक भारत में। हम यहाँ पे भी क्या देखेंगे, पंचायत को देखेंगे, पंचायती राज सिस्टम को देखेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम का दूसरा नाम भी है स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है 1864 में। 1864 में स्थानीय शासन को मान्यता दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और 1870 में मात्र 6 साल बाद लॉर्ड मेयो द्वारा कार्यात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गई स्थानीय स्तर पर। तो 2 डेट हमें देखने को मिलता है, 1864, 1870, फिर आ गया 1862। लॉर्ड रिपन ने 1862 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो रिपन को ही क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन की नींव रखी किसने, लॉर्ड रिपन ने। कब, 1882 में। उससे पहले कार्रवाइयाँ हो रही थी, लेकिन इसने जो है नींव रख दी। इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ स्थानीय स्वशासन। पूरे भारत में तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड का गठन किया गया। क्यों किया गया ये, तालुका बोर्ड बन जाएगा और जिला बोर्ड बन जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा। उसके बाद हमें एक आयोग देखने को मिलता है। 1907 में शाही आयोग का गठन किया गया जांच करने के लिए तालुका और जिला बोर्ड को। इसी को शाही आयोग नाम है 1907 में। इसका एक और नाम है राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग। वही स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए एक आयोग बनाया गया जो तालुका और जिला बोर्ड को देखेगा। और अपनी रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की अपनी 1909 में। 7 में ये आयोग आया, 9 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, 2 साल लगा दिए। 1915 में हार्डिन ने शासकीय रिपोर्ट एक प्रस्तुत की, जिसमें उसने कहा स्थानीय शासन को मजबूत किया जाए। फिर हम आते हैं, मिलता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। जब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, जो कि ये द्वैध शासन का विचार कार्टियस ने दिया था, कार्टियस। तो हमें वहीं पे तुरंत देखने को मिल जाता है, जब प्रांतों में द्वैध शासन है तो प्रांत होंगे, उसके नीचे होंगे, तो प्रांत और उसके नीचे नीचे वन मिलता है, नीचे स्वशासन मिलता है, स्थानीय स्वशासन। तो उसके हिसाब से तो स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया। ठीक है, ये याद रखना। अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन को कैसे रखा था, हस्तांतरित विषय के रूप में रखा था। 1920 में कई राज्यों में पंचायत देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश, जिसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब, ज़्यादातर पूर्वी इलाके साइड। संविधान सभा के समय, अब हम आ गए हैं संविधान सभा। तो गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण। उन्हीं के सुझाव पर डीपीएसपी में ये प्रावधान रखा गया, पंचायत का गठन किया जाएगा। ये दिशा निर्देश है। इसके पीछे कौन है, तो जाहिर सी बात है गांधीवादी नेता हैं ये। तो गांधीवादी विचार है श्रीमन नारायण के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय जो कि गठित किया गया। इसके जो पहले मंत्री थे उनका नाम है सुरेंद्र कुमार देव, SK देव। अब हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। तो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। कब गठित किया गया, 1956 में। रिपोर्ट कब दी, 1957 में। दूसरा समिति है अशोक मेहता समिति। गठित कब किया गया, 1977 में। रिपोर्ट कब दी, 1978 में। उसके बाद PVK राव समिति कब गठित किया गया, 1985 में। और कब दिया रिपोर्ट, 1986 में। और उसके बाद LM सिंघवी समिति कब गठित किया गया, 1986 में। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1986 में। और उसके बाद 1988 में PK थुंगन समिति, इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की 1989 में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आ गया पूरी बात। बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1956 में। प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। अब बलवंत राय मेहता समिति नाम से स्पष्ट है कि इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957। इन्होंने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, जहां गांव में ग्राम पंचायत और उसका एक प्रधान होगा या सरपंच या मुखिया कह लो, उसका प्रत्यक्ष चुनाव होगा।
प्रखंड होगा जिसको कहते हैं पंचायत समिति। इसका एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा जो इसके प्रमुख को कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। और जिले में जिला परिषद होगा और जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा जिसका प्रमुख का नाम है जिला अध्यक्ष। चूँकि ये पहली समिति है इसलिए इस समिति को वास्तुकार और शिल्पी कहते हैं कि उसने क्या किया, ढांचा दिया एक तरह का। अब इसी में दो बातें और हैं। 12 जनवरी 1958 को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको स्वीकार कर लिया और प्रयोग के रूप में सबसे पहली बार इसको आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू किया गया। याद रखिएगा ये क्या है, प्रयोग के रूप में लागू किया गया, लागू कर रहा हूँ, प्रयोग के तौर पर देखा गया। कहाँ देखा गया, आंध्र प्रदेश में। लेकिन 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में संपूर्ण राजस्थान में नागौर जिले से राजस्थान के संपूर्ण राज्य में इसको लागू कर दिया गया। पहला जो गांव है बगदरी गांव है जहां ये देखने को मिलता है। उसके बाद तो लगातार देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ कब कब लागू किया गया। तो वो ऊपर वाला प्रैक्टिकल टाइप से था, उसके बाद पूरे राज्य में यहाँ दिखना तो यही माना जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। अब आगे देखते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब गठित की गई? अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। अशोक मेहता में कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। अध्यक्ष उनके नाम पर ही है, अशोक मेहता। रिपोर्ट उन्होंने 78 में दी और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने कहा देखो भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में से 2 हो तो अच्छा है, 2 स्तरीय बताया। अशोक मेहता ने कहा कि 2 स्तरीय पंचायत सिस्टम होना चाहिए जिसमें मंडल हो, जिसको मंडल पंचायत कहते हैं, और जिला हो। मंडल का जो पंचायत होगा वो गांव 10-15 गांव को एक साथ लेकर मंडल बना दिया जाएगा जहां की आबादी 15 से 20 हज़ार के लगभग होगी और इसका जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष चुनाव होगा। उसके बाद जिला बना दिया जाएगा, जिला में जिला परिषद बना दिया जाएगा और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब कह दिया कि यह शक्तिशाली होगा। अन्य सिफारिशें क्या की गई? तो अन्य सिफारिशों में अशोक मेहता में देखने को मिलता है कि अन्य सिफारिशें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देने की बात कही गई और राजनीतिक पार्टियां चुनाव चिन्ह पर चुनाव करा सकती है, यानी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। कि रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है अशोक मेहता समिति। राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री हो, ये भी कहा गया। वित्त निगम बनाया जाए और ST SC OBC को आरक्षण दिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार जो कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे उन्होंने यानी उस सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया। फिर अगला मिलता है हमें PVK राव समिति। योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 1985 में और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। अध्यक्ष का नाम है अमलापति वेंकटा नरसिंह राव। 1986 रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये भी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई, लेकिन देखते हैं कि क्या कहा गया। तो जैसे नाम है ना PVK राव 4, उसके 4 के हिसाब से 4 चीज़ें इन्होंने सुझाया था कि पंचायत 4 स्तर की होनी चाहिए। गांव में ग्राम सभा हो, मंडल में मंडल समिति हो या मंडल पंचायत हो, जिला में जिला परिषद हो और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो। इन्होंने भी यही कहा जैसे अशोक मेहता जी ने कहा कि जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया जाए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो और ST SC OBC और महिला आरक्षण अनुपात में दिया जाए और पंचायत स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया जाए। कहाँ किया जाए? पंचायत स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया जाए। अब आता है आगे डॉक्टर LM सिंघवी समिति। इनका
इस समिति का गठन हुआ था 1986 में। जब ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई उसके बाद ही ये गठित हुआ है। तो ये गठित हुआ है, तो इनका नाम है, अध्यक्ष इनके कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह भी थे। प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? राजीव गांधी। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? तो 86 में ही दे दी रिपोर्ट, लगभग दिसंबर में। एलएम सिंघवी समिति, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की? सबसे पहली सिफारिश, इनका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कब ये कह रहे हैं? 86 में कह रहे हैं। पंचायतों के लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, इन्होंने ही कहा। कब कहा? 86 में। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर, जिसे ऊपर कह रहे थे पीवी के राव समिति की सरकार, जो गवर्नमेंट है, जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं वो क्या करें? पंचायतों में भी भाग लें। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हो, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए, और न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय का व्यवस्था किया जाना चाहिए। पीके थुंगन समिति सबसे अंतिम समिति है। पीके थुंगन समिति गठन कब हुआ? 88 में। रिपोर्ट कब दी? 89 में। उस समय भी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। इन्होंने भी यही कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ऊपर किसी ने ये बात नहीं कही है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन ऊपर हमको देखने को मिला कि एलएम सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पीके थुंगन समिति भी यही बात कह रहे हैं। इसको देखते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। बिल कौन सा था? 64वां संविधान संशोधन 1989। 64वां संविधान संशोधन 1989। ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तो अगर कभी ये सवाल आए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए पहला प्रयास कब किया गया था, तो पहला प्रयास 64वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। 73वां संविधान संशोधन 1992 इन्हीं के समय आया। सबसे पहले ये लोकसभा में पास हुआ 22 दिसंबर, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ 23 दिसंबर, फिर उसके बाद 20 अप्रैल को राष्ट्रपति जी ने साइन किया और 24 अप्रैल को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और इसी 24 अप्रैल को हम कहते हैं पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस। 2 समितियां और हैं जो कि बीच में थी, याद है? 1956-57, फिर हमें 77 सीधे मिल जाता है, 1977 मिल जाता है, 77-78। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें संथानम समिति और सादी कली समिति, जो कि 1963-64 में इन्हीं से संबंधित है, दिखाई देती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हमारे पास नोट्स के 10 पन्ने और बचे हुए हैं, जो कि 73वां संविधान संशोधन है, ढेर सारा। उसके बाद इसी में यूपी के बारे में है, फिर उसके बाद इसके पूरे आर्टिकल हैं, फिर उसके बाद जिला पंचायती राज के बारे में है, फिर उत्तर प्रदेश अधिनियम है, बहुत कुछ है। अभी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास योजनाएँ हैं सारी। ठीक है, ये सब हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।